दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं ल्यूसेंट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 विस्कोसिटी। इससे पहले 7 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देखिएगा और बेनिफिट उठाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स के नोट्स बता रहा हूं आपको, जो कि सीधे सीधे पूछे जाएंगे रेलवे के सारे ही एग्जाम्स के अंदर, और एसएससी सीएचएसएल वगैरह या फिर एसएससी के अंदर सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। दोस्तों इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर रेलवे की पूरी तैयारी कराई जा रही है और आपको फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्विज भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप उन क्विज को भी देखें और अपने आप की प्रिपरेशन को परखें। इससे ये होगा कि आपका खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा कि हाँ आप कहाँ लाई कर रहे हैं। आप साइंस के सारे क्विज दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन क्विज के अंदर 15 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, जो कि 15 क्वेश्चनों के अंदर अपने में खुद के लगभग 40 नए टॉपिक तैयार हो जाते हैं। अगर आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो एक टाइम पे, तो आपके लगभग 40 नए क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं उन क्विज के अंदर। तो आप क्विज देखना ना भूलें, क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों? विस्कोसिटी समझने से पहले आपको थोड़ा डायग्राम मैंने बता रखा है, इसको समझना होगा। एक्चुअली अगर कोई लिक्विड फ्लो करता है किसी सरफेस पर, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो जो सरफेस फिक्स्ड है, जो कि नीचे वाली सरफेस है, यहाँ पर नीचे वाली सरफेस फिक्स्ड है। देखो नीचे वाली सरफेस तो आगे को मूव नहीं करेगी, उसके ऊपर जितने भी लिक्विड की लेयर्स हैं वो फ्लो करती है एक दूसरे के ऊपर को। जब ये देखा जाता है कि लिक्विड की जो सबसे अपर लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। और अगर वही बात की जाए उस लेयर की जो बिल्कुल चिपकी हुई रहती है लोअर लेयर से, या फिर लोअर पार्ट से, या फिर उस पार्ट से जो फिक्स्ड है, उस पार्ट से जो लेयर चिपकी रहती है, उस लेयर की स्पीड बहुत ही कम होती है, यहां तक कि लगभग अप्रोक्स उसकी स्पीड जो होती है वो 0 होती है। लेकिन अगर उससे ऊपर वाली लेयर के पास जाएंगे तो उसकी स्पीड थोड़ी नीचे वाली लेयर से ज्यादा होती है। इसी तरह से अगर उससे ऊपर वाली लेयर पर जाएंगे तो उसकी स्पीड नीचे वाली लेयर से थोड़ी सी और ज्यादा होती है, और उससे ऊपर जाएंगे तो इसी तरह से स्पीड लेयर की बढ़ती चली जाती है। और जो फ्री सरफेस वाली लेयर होती है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, इसकी स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अब देखिएगा, ऊपर वाली लेयर की स्पीड सबसे ज्यादा, उससे कम नीचे वाले की, फिर उससे कम नीचे वाले की, उससे कम नीचे वाले की, और सबसे कम जो है वो बिल्कुल नीचे वाले की है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है जिसकी वजह से स्पीड लगातार अलग अलग आती जा रही है? तो यही है विस्कस फोर्स, यही है विस्कस फोर्स। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जो अपर की लेयर की अगर बात करें तो अपर लेयर बिल्कुल फ्री है, तो अपर लेयर को रोकने की कोशिश करती है नीचे वाली लेयर। अपर लेयर फ्लो कर रही है तो इसको रोकने की कोशिश करेगी नीचे वाली लेयर। जब रोकने की कोशिश करेगी नीचे वाली लेयर को, या फिर यूं कहें ऊपर वाली लेयर जो है वो नीचे वाली जो रुकी हुई लेयर है उसको खींच के ले जाने की कोशिश करती है। तो अल्टीमेटली जितनी स्पीड इसकी है उतनी स्पीड इसकी तो नहीं हो सकती, थोड़ी कम होगी। तो इसी तरह से इसका एरो थोड़ा पीछे को आया है। इसका एरो थोड़ा पीछे इसलिए आया है क्योंकि इसकी मैक्सिमम, उससे कम फिर इसकी। अब ये क्या होगी, ये अपने नीचे वाली लेयर को जो कि लगभग रुकी हुई है उसको खींच के ले जाने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब ये लेयर नीचे वाली लेयर को थोड़ा सा खींच कर ले जाने की कोशिश कर रही है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को अपने आप को चलने का अपोज कर रही होगी, ऊपर वाली लेयर से अपोज कर रही होगी खुद के चलने का। तो इसका मतलब ये एक फोर्स लगा रही है ऊपर वाली लेयर पे। तो इस तरह दो लेयर्स के बीच में देखो, ऊपर वाली नीचे वाली पे लगा रही है और नीचे वाली ऊपर वाली पे लगा रही है। ऊपर वाली ये चाह रही है कि नीचे वाली चले, लेकिन नीचे वाली ये चाह रही है कि ऊपर वाली रुके। तो इस तरह जो लेयर्स के बीच में लगता है फोर्स, उसी को ही बोलते हैं विस्कस फोर्स। अगर ये फोर्स ना होता तो सारी की सारी लेयर्स एक ही स्पीड से आगे को चलती। तो यही है विस्कस फोर्स। इसी फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स, जो दो लेयर्स के बीच में एक्ट करता। द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब आप समझते हो? रिलेटिव मोशन का मतलब होता है किसी एक के रेफरेंस में दूसरे की मोशन, किसी एक के रेफरेंस में दूसरे की मोशन, तो वो होती है रिलेटिव मोशन। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन तो हो ही रहा है। देखो इसकी स्पीड कुछ और है तो इसकी स्पीड कुछ और है, तो ये होगा रिलेटिव मोशन। द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड और गैसेस। देखो फ्लूइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लूइड की बात कर रहे हैं। फ्लूइड दो तरह के होते हैं,
एक होता है लिक्विड फ्लूइड और एक होता है गैसेस फ्लूइड। फ्लूइड वो होते हैं जिसके फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, तो गैसेस भी फ्लो करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वहीं लिक्विड ही फ्लो करते हैं। तो क्या सॉलिड फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं? तो जवाब है नहीं, सॉलिड कभी फ्लूइड की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि दे डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, उनके पास टेंडेंसी नहीं होती फ्लो करने की। अब यही है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स के बारे में इतना था, बहुत इंपॉर्टेंट है विस्कस फोर्स। अगर विस्कस फोर्स आपको समझ में आ गया तो लगभग आपको 50% चैप्टर तो यूं ही समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं इसके बारे में, विस्कस फोर्स क्या होता है। अब ये प्रॉपर्टी देखो लिक्विड की, ये प्रॉपर्टी कि वो एक दूसरे की लेयर्स का, लिक्विड की खुद की अपनी लेयर्स के बीच में एक अपोजिशन लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है, तो ये खुद की लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। इस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं विस्कोसिटी। चैप्टर का नाम जो आया विस्कोसिटी, ये प्रॉपर्टी का ही नाम है। तो ये टेंडेंसी या फिर ये फिनोमिना इज कॉल्ड विस्कोसिटी। लेकिन जो फोर्स लग रहा है ये है विस्कस फोर्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स में क्या डिफरेंस है। आगे देखते हैं। अब विस्कोसिटी इसका दूसरा टॉपिक है। विस्कोसिटी के अंदर क्या मैं आपको बता ही चुका हूं, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। देखो इस प्रॉपर्टी पर बहुत ज्यादा फोकस करो, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं प्रॉपर्टी पे। ये हर लिक्विड की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। देखिए आपके पास वाटर है और आपके पास शहद है, तो आपको कौन सा गाढ़ा लगेगा? जाहिर सी बात है शहद लगेगा। क्यों लगा गाढ़ा शहद? क्योंकि जो शहद की लेयर्स है उनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। तो शहद के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए शहद जो है बहुत ज्यादा गाढ़ा है, इसलिए वो क्या है, ज्यादा विस्कस है, उसको विस्कस कहेंगे। तो ज्यादा विस्कस है कौन? शहद। क्यों है शहद ज्यादा विस्कस? क्योंकि उसमें दो लेयर्स के बीच में, शहद की दो लेयर्स के बीच में जो वैल्यू है फोर्स की वो बहुत ज्यादा है। तो विस्कस फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से शहद गाढ़ा है। अगर ये विस्कस फोर्स कम हो जाए तो वो जो गाढ़ापन है ना वो खत्म हो जाएगा, जो गाढ़ापन है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जो वाटर है, वाटर के अंदर विस्कस फोर्स शहद के मुकाबले बहुत कम होता है, शहद के मुकाबले बहुत कम होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पतला होता है। वाटर बहुत ज्यादा पतला होता है और कम विस्कस होता है। तो विस्कोसिटी क्या? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। आपको समझ में आ गया होगा वो लाइन को पढ़ के। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ खास बात है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक पे ध्यान देना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको सुनना है। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस बोथ। ये दोनों की ही होती है। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कम विस्कस होती हैं, लेकिन कुछ गैसें ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज्यादा विस्कस होती हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सी गैस ज्यादा विस्कस है या फिर कौन सी गैस कम विस्कस है? तो इसका एक रीजन है। इसको समझने के लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा। सपोज दैट आपको कोई जो है मटेरियल, एक गैस का सिलेंडर ये है और एक गैस का सिलेंडर ये है, ऐसा समझ लीजिए। तो दो है, सपोज दैट आपने इसमें डिप किया तो ये बहुत तेजी से नीचे को आ गया, और आपने इसी को इसके अंदर भी डिप किया और फिर इसके अंदर भी डिप किया। अब ये इसमें बहुत हल्के हल्के आया, इसमें स्लोली आया और इसमें फास्ट आया। तो जिसमें फास्ट आया तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो डेंसिटी है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स का जो हैवीपन है वो नहीं है इतना, लेकिन इसके अंदर तो है, इसमें देरी से आया है, इसका मतलब हल्के हल्के आया होगा, तो इसका ये विस्कस ज्यादा हुआ। तो विस्कोसिटी हो गई इसकी ज्यादा। अब विस्कोसिटी पर कुछ टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है, तो वो भी देखना है। और विस्कोसिटी क्यों आती है? सबसे बड़ा रीजन विस्कोसिटी क्यों आई, ये तो हमने पढ़ लिया। विस्कोसिटी होती क्या है? जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है। लेकिन विस्कोसिटी आई क्यों, फोर्स लगा ही क्यों? तो फोर्स क्यों लगा इसके बारे में बताता हूँ। सपोज दैट ये मैंने अपर लेयर जो बिल्कुल फ्री है, जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, उसका मैंने डायग्राम बना रहा हूँ। अपर लेयर्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है उनका। अब देखो नीचे वाली लेयर्स बिल्कुल उसके साथ ऐसे चिपकी हुई रहेगी, ये नीचे वाली लेयर्स के बीच में मॉलिक्यूल्स है। अब क्या होगा? अब ये है कि जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स क्या करेगा? इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा और यहां पर भी कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। ऊपर वाले लेयर्स के मॉलिक्यूल नीचे वाले लेयर्स के मॉलिक्यूल के साथ भी कोहेसिव फोर्स बना रहे होंगे। तो ये कोहेसिव फोर्स ही तो है मेरे दोस्त, जो इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। कौन सी लेयर को? नीचे वाली लेयर को। तो ये कोहेसिव फोर्स है जो ये कह रहा है कि भाई हम तो फ्रीली आगे को मूव कर रहे हैं। ये लेयर्स कह रही है हम तो फ्रीली आगे को मूव कर रहे हैं, आप क्यों रुकी हुई हैं? तो इनके कोहेसिव फोर्स ने कहा ये रुकी नहीं है, इनको हम खींच के लेकर जाएंगे। तो कोहेसिव फोर्स जो है यही तो फोर्स है वो जो नीचे वाली लेयर को आगे चलने को मजबूर करता। और यूं कहें, अगर नीचे वाली लेयर को
के रेफरेंस में कहें तो नीचे वाली लेयर ये कह रही है कि आप ऊपर वाली लेयर वाले से कह रही है कि आप क्यों मूव कर रही हैं, हम तो रुके हुए हैं, आप भी रुक जाइए। तो इसलिए नीचे वाली लेयर जो है अपने से ऊपर वाली लेयर का की मोशन को कम करने की कोशिश करती है। अगर ऊपर वाली लेयर के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को खींच के ले जाने की कोशिश करती है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो लगा हुआ है लेयर्स के बीच में, उनकी वजह से। अब विस्कोसिटी क्या होती है, गैस के अंदर जो विस्कोसिटी होती है उनके डिफ्यूजन की वजह से होती है। डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स एक लेयर से दूसरी लेयर को डिफ्यूज करेंगे तो कहा जाएगा विस्कोसिटी है। तो ये डिफ्यूजन की वजह से आती है। इसमें लेयर्स टू लेयर्स फोर्स लगता है, इसकी वजह से आती है। तो इसमें लेयर की वजह से आ गई और इसमें डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन आपको समझ नहीं आया तो एक बार और समझ लेते हैं। क्या होता है जब एक गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उनके अंदर रैंडमनेस आ रही है। रैंडमनेस आ रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह को जाना चाह रहे हैं। तो ये उनका जाना और आना जो लगा रहता है ना, यही उनके अंदर विस्कोसिटी को पैदा करता है। यही फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में उनके, जो विस्कोसिटी को पैदा करता है। जितना ज्यादा ये होगा उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, जितना ज्यादा ये फोर्स होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, विस्कोसिटी होगी। अब विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज मच लेस देन दैट ऑफ लिक्विड। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा, जो गैसेस की विस्कोसिटी होती है वो लिक्विड से बहुत ज्यादा होती है। और विस्कोसिटी सॉलिड के अंदर बिल्कुल नहीं होती। सॉलिड के अंदर विस्कोसिटी नहीं होती है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। सॉलिड के अंदर विस्कोसिटी क्यों नहीं होती, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स अरेंज है सॉलिड के अंदर वो इतने फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज हैं कि वो मूव ही नहीं करते, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक कि क्या बताना वाला था मैं। और जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो होती है, जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो होती है, ऐसे फ्लूइड को कहा जाता है आइडियल फ्लूइड या फिर काल्पनिक इमेजिनरी फ्लूइड। दुनिया में ऐसा कोई फ्लूइड ही नहीं है, एक्चुअल में तो कोई ऐसा फ्लूइड ही नहीं है जिसके अंदर विस्कोसिटी ना हो। कुछ ना कुछ तो जरूर होगी मेरे दोस्त। विस्कोसिटी बिल्कुल जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती ही है। अगर आपके पास फ्लूइड लिक्विड की फॉर्म में है तो विस्कोसिटी होगी, और गैसेस की फॉर्म में तो विस्कोसिटी होगी। विस्कोसिटी तो फ्लूइड के अंदर होती है, लेकिन यहाँ बात चल रही है आइडियल फ्लूइड की। तो आइडियल फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, ये भी बता रहे हैं हम लोग। और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है विस्कोसिटी पे। देखिए विस्कोसिटी पे अगर वाटर की बात की जाए, वाटर के मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए, वाटर के सपोज दैट ये मॉलिक्यूल्स है ना, और ये मैं नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स बता रहा हूँ, इनके बीच में कोहेसिव फोर्स लगा हुआ है। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या, एनर्जी बढ़ाना। तो जब एनर्जी बढ़ेगी तो इन मॉलिक्यूल्स की भी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अपनी लेयर्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं सरफेस टेंशन में आपको अच्छे समझाया था, तो ये फैलने की कोशिश करेंगे। जब फैलने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच लगने वाला कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से फ्लो करना शुरू कर देंगे। मतलब इनकी विस्कोसिटी घट गई। तो विस्कोसिटी लेस कब हुई या विस्कोसिटी में रिडक्शन कब आया, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया। तो लिक्विड के अंदर अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उनकी विस्कोसिटी घट जाती है। लेकिन अगर बात की जाए गैसेस की, तो गैसेस के अंदर विस्कोसिटी किस चीज की वजह से आ रही है भाई, गैसेस के अंदर विस्कोसिटी आ रही है रैंडमनेस की वजह से। मॉलिक्यूल्स जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनकी वजह से। अब गैसेस का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के आने जाने में दिलचस्पी और बढ़ने लगेगी, मतलब और अच्छे से जाएंगे और आएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने से उनकी रैंडमनेस तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ साफ हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने पर गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब टक्करों की संख्या, जो कोलिजन होती है गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में या फिर डिफ्यूजन होता है, वो बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ। इसीलिए उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अब कोई स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछे कि उनकी रैंडमनेस या फिर उनका डिफ्यूजन कैसा बढ़ गया, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास गैस है तो गैस की पहली बात तो ये टेंडेंसी रहती है कि वो फ्री टू फ्लो, मतलब मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री रहती है। जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बहुत तेजी से नहीं भागेगी। जब आपने एनर्जी ही बढ़ा दी है तो वो और भी तेजी से मूव करने की कोशिश करेगी। तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट विस्कोसिटी पर, लिक्विड की साथ में गैसेस की। अब इसके अंदर नया टॉपिक आता है टर्मिनल वेलोसिटी। ये भी सुनने में आपको और इसको देखने में, इसका कॉन्सेप्ट समझने में बड़ा ही मजा आने वाला है। तो देखते हैं, इसका मजा लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। when a body falls in a viscous fluid पर आप ध्यान दें, वो फ्लूइड जिसके अंदर अपना खुद का विस्कस फोर्स हो, विस्कस मीडियम, its velocity first increase and finally becomes constant. This
कांस्टेंट वेलोसिटी इज टर्मिनल वेलोसिटी। सपोज दैट किसी चीज को आपने किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर गिराया, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी ही क्या कहलाएगी? कहलाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। In this situation, the weight of the body is equal to the sum of the viscous force and the force of buoyancy. It means the net force on the body is zero. वो कंडीशन जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती है बॉडी, मतलब क्या है? मतलब ये है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। तो इस कंडीशन में इस पर जितने भी अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं, जितने भी अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं, मतलब कहा जाए विस्कस फोर्स लग रहे हैं, या फिर यूं कहें कि फोर्स ऑफ बोयंसी फोर्स लग रहे हैं, तो उन फोर्स की वैल्यू और इसके खुद का जो वेट है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो कुछ लगा फोर्स इधर को, कुछ लगा फोर्स इधर को, लेकिन जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ऊपर का फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा। मतलब अगर नेट फोर्स की बात की जाए इस बॉडी पर तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे भाई कोई 5 न्यूटन से इस तरफ फोर्स लगाए और कोई 5 न्यूटन से इस तरफ फोर्स लगाए, तो यहाँ जो पॉइंट होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देयर इज नो इफेक्ट। वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यहाँ का यही रहेगा, क्योंकि इक्वल फोर्स लग रहा है। और अगर ऐसी कंडीशन होती कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा इधर से और 3 न्यूटन का फोर्स लगा इधर से, तो अल्टीमेटली 5 तो लगा इधर से, 3 लगा इधर से, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते 2 न्यूटन बचता, तो 2 न्यूटन का फोर्स लगता, वो भी इस डायरेक्शन में। तो ये होता है नेट फोर्स का, फोर्स का सिस्टम। अब आता है एक नया पॉइंट, आता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? आपने चींटियों को चलते हुए देखा कभी? बिल्कुल देखा होगा आपने, चींटियों को चलते हुए देखा होगा। जो एंट होती हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे इस तरह चलती हैं, वो इस तरह से चलती हैं एंट एक दूसरे के आगे पीछे। तो वो एंट एक दूसरे के आगे पीछे चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आगे वाली एंट है, पीछे वाली एंट जो है आगे वाली एंट को फॉलो कर रही है, उससे आगे वाली चींटी जो है पिछली वाली चींटी को फॉलो कर रही है। इसी तरह से आगे को चलता रहेगा और ये चींटी इस वाली का इसका फॉलो करेगी। मतलब कहने की बात ये है कि एक पीछे वाली चींटी वो अपनी अगली वाली चींटी को फॉलो करती हुई चलती है। जिस पाथ पर अगली वाली चींटी चलती है उसी पाथ पर पिछली वाली चींटी भी चलती है। तो इसी तरह से मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होता है। तो चींटियों की इस मोशन को कहते हैं या फिर इस फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम का आप मतलब समझते होंगे एक स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो चींटियों के तो इस फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब चींटियों को आप, एंट को आप रिप्लेस कर दीजिए मॉलिक्यूल से, तो मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होता है इस तरह का फ्लो कि एक मॉलिक्यूल्स अपने जस्ट फॉरवर्ड वाले मॉलिक्यूल्स को फॉलो करता हुआ चलता है। तो इस तरह के फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे की वेलोसिटी पर होता है। देखो एक क्रिटिकल वेलोसिटी भी होती है, अरे वाह, जस्ट नीचे लिखा हुआ है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? फ्लूइड की अपनी एक क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी ये बताती है कि फ्लूइड स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से कम होती है, अगर फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, तो वो फ्लूइड जो रहता है वो रहता है स्ट्रीमलाइन, मतलब एक प्यार से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। लेकिन अगर क्रिटिकल से फालतू वेलोसिटी होती है ना फ्लूइड की, तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, घूम तो वो चलता है इस तरह से। आपने बहुत सारे पाइप देखे होंगे जिसके अंदर कुछ इस तरह से लहरें बन जाती हैं चलते चलते पानी के अंदर। पानी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, थोड़ा घूमता हुआ चलता है। तो इस तरह के फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो होता है इस तरह का फ्लो, जब वेलोसिटी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है फ्लूइड की। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या हो रहा है। अब क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो। इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, पहले ऊपर वाले को मिटा देता हूं, आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, मजा नहीं आता यार ऐसे। अब देखते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है फ्लो की वेलोसिटी, तो आपको बता चुका हूं स्ट्रीम लाइन बनने वाला है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन बेसिकली विस्कोसिटी। इस कंडीशन में स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा और जो फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा विस्कोसिटी पर, कि हाँ विस्कोसिटी की वजह से ऐसा हो रहा है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन हो रहा है और क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो ज्यादा हो जाए, मोर देन हो जाए क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो फ्लो कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता। और इस कंडीशन में जो फ्लो होता है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर, ना कि
फ्लूइड की विस्कोसिटी पर, ये बात ध्यान देनी है। जब क्रिटिकल से ज्यादा होगी तो क्रिटिकल अगर ये मान लें वेलोसिटी, तो इससे अगर ज्यादा हो गई तो डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, फ्लो जो है वो डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। और अगर इससे कम हो गई तो फ्लो जो है डिपेंड करेगा विस्कोसिटी पर। तो डेंसिटी पर डिपेंड करता, मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता। तो यही वजह है, देखो भाई यही वजह है, ड्यू टू दिस रीजन, यही कारण है जिसकी वजह से इरप्शन जो होता है, जब कोई भी ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनो इरप्शन होता है, तो क्या होता है, जो लावा होता है बहुत स्पीड से चलता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि लावा स्पीड से चल रहा है, लावा तो बहुत ज्यादा डेंस होता है, बहुत ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होती है, लेकिन फिर भी फ्लो क्यों कर रहा है इतनी तेजी से। हमने पढ़ा है कि जो ज्यादा डेंस होते हैं उनकी विस्कोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत तेजी से फ्लो नहीं करते हैं, धीरे धीरे फ्लो करते हैं, लेकिन फिर भी लावा इतनी तेजी से फ्लो क्यों करता है। तो वो यही है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। जब वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है तो फ्लो डिपेंड करता है डेंसिटी पर, तो उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है यहाँ पर, ड्यू टू दिस रीजन इरप्शन ऑफ वोल्केनो द लावा कमिंग आउट ऑफ इट्स फ्लोज वेरी स्विफ्टली although it is very dense having a large viscosity, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा लार्ज होती है और बहुत ज्यादा डेंस होता है, लेकिन डिपेंड कर रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी से, ज्यादा वेलोसिटी है तो वहां पर डेंसिटी मायने रखती है, ना कि विस्कोसिटी। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, बर्नौली थ्योरम। बहुत एग्जांपल है बर्नौली थ्योरम पे, और भाई साहब इसको घोल के पी जाओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली ने क्या कहा था, जब कोई भी आपके पास एक ऐसा इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हो, इनकम्प्रेसिबल जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते, और नॉन विस्कस फ्लूइड हो। नॉन विस्कस मतलब जिसके अंदर विस्कोसिटी ना हो, मतलब क्या है, आइडियल फ्लूइड ही हो सकते हैं ऐसे जिसके अंदर विस्कोसिटी ना होगी। अब वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी ट्यूब के अंदर, तो टोटल एनर्जी, सपोज दैट ट्यूब ये है, तो यहां से फ्लो किया और यहां से निकला, तो यहां पर जितनी एनर्जी का सम होगा और यहां पर जो एनर्जी होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। अब बर्नौली ने ये कहा था कि अगर ये दो एंड पॉइंट है, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो अगर वाटर यहां से एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है, तो यहां पर टोटल एनर्जी का सम और यहां पर टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क करता है। अब टोटल एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी होंगी जिनका टोटल करा गया है, यहाँ पर इस पॉइंट पर कौन कौन सी एनर्जी है, तो यहाँ पर तीन तरह की एनर्जी है। एक तो है प्रेशर एनर्जी, और यहाँ पर दूसरी है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और तीसरी है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो तीनों एनर्जी यहाँ पर है वही एनर्जी यहाँ पर है। जितनी एनर्जी यहाँ पर होंगी उतनी ही एनर्जी यहाँ पर होंगी, बस इतना हो सकता है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए। तो एक एनर्जी अगर कम होगी तो दूसरी एनर्जी उतनी ही बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल जो सम आने वाला है वो इक्वल आने वाला है, इसलिए इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा गया है। अब देखिए मैं थोड़ा इसका डायग्राम सही करके बना देता हूँ और अच्छे से बताता हूँ। पहली बात इतना बता देता हूँ कि वेंचुरी मीटर जो है इस पर ही वर्क करता है, और इसका डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं। बर्नौली थ्योरम का सबसे बड़ा उपयोग जो है वो वेलोसिटी और प्रेशर को लेकर के है। देखो जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर है, वहां पर वेलोसिटी कम होती है। ये आप ध्यान रखें, नहीं याद रखा है, नहीं ध्यान है तो रट लें। जहां पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसका उल्टा कहें वाइस वर्सा, जहां पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर बहुत कम होगा। यही वजह है जब तूफान आते हैं, जब तूफान आते हैं तो जिनके घर झोपड़ियों के बने होते हैं ना, जिनके घर झोपड़ियों के बने होते हैं, तो उनके घरों की टीनें उड़ जाती हैं। टीन क्यों उड़ जाती हैं इसकी वजह बताता हूँ। देखो तूफान आया यहाँ बहुत तेजी से, बहुत तेजी से तूफान आया, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई। जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई एयर की, तो एयर की वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से कमरे के अंदर प्रेशर तो वही होगा जो वेलोसिटी ना बढ़ने से पहले था, मतलब नेचुरल प्रेशर होगा। अब अचानक से वेलोसिटी बढ़ गई, जब वेलोसिटी बड़ी होगी तो फिर क्या हुआ होगा, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ प्रेशर कम हो गया होगा। तो यहाँ प्रेशर है कम और अंदर प्रेशर है ज्यादा, तो अंदर वाला प्रेशर ऊपर को पुश करेगा इसको, और जैसे इसको पुश करता है टीन को, ये टीन हवा के साथ उड़कर चली जाती है, बेचारी टीन चली गई। तो अब क्या है, इसमें वेलोसिटी जहां ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम रहता है। अगर यहाँ वेलोसिटी देखो, फ्लूइड जब यहाँ से आएगा तो यहाँ से निकल के इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी तो इतनी हाई फाई नहीं होगी फ्लूइड की, लेकिन यहाँ ज्यादा होगी, क्योंकि कंडीशन ये है कि एक सेकंड में जितना फ्लूइड यहाँ से एंटर हुआ, एक सेकंड में यहाँ से एंटर भी होना चाहिए। तो अब एक सेकंड में जब यहाँ से एंटर होकर जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी फ्लूइड को अपनी बढ़ानी पड़ेगी ही। एक अपना मतलब जितना फ्लूइड आया है एक सेकंड में, उतने फ्लूइड पास करने के लिए वेलोसिटी बढ़ानी ही पड़ेगी यहाँ पर फ्लूइड को अपनी। तो जब यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाता, कम हो जाता, यहाँ प्रेशर हो जाता है कम। तो ये जो लिक्विड का लेवल आता है यहाँ,
वो यहाँ के लेवल से कुछ अलग आता है। तो ये बहुत एग्जाम्पल है इसके बेइंतहा एग्जाम्पल हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आप ट्रेन की पटरी के पास खड़े हैं और ट्रेन बहुत तेजी स्पीड से आ रही है, तो आप ट्रेन की पटरी की तरफ को क्यों खींचते चले जाते हैं? पास में है तो आप खींचते चले जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है ट्रेन जब बहुत तेजी से निकल के जाती है तो यहाँ पर वेलोसिटी भी एयर की ज्यादा हो जाती है। जब एयर की वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, और जहां आप खड़े हो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ का प्रेशर आपको धक्का देता है कम प्रेशर की तरफ को। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जो वेंचुरी मीटर होता है, जो जितने भी सलून वगैरह में नाई लोग यूज करते हैं, वेंचुरी मीटर जो फुहार छोड़ते हैं पानी की सर पे, तो वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, अगर आप सर्च करेंगे एग्जाम्पल तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। तो ये था आज के इस पूरी वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंजॉय कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।